सो वेलकम। आज हम करने वाले हैं एनपीटीईएल का असाइनमेंट नंबर 5 ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूब शेप कास्टिंग एक्स सॉलिडिफाइज इन, तो एक्स का सॉलिडिफिकेशन टाइम दिया है 5 मिनट। ओके, एंड द सॉलिडिफिकेशन टाइम इन मिनट फॉर अ क्यूब शेप कास्टिंग वाई। सो वाई का टाइम सपोज कर दे टी वाई है, वो निकालना है हमें, विच इज सो वाई इज 8 times heavier than x. So heavy means weight of y is 8 times weight of x. So what is weight? Rho g into v is weight, ठीक है ना। Rho v is mass and g is acceleration due to gravity. So of y is equal to 8 times rho g v of x. So rho is constant. Why? Because they have mentioned same materials. Okay, so rho will be constant. So rho constant. So we have vy 8 times vx. तो vy किसके बराबर हो जाएगा? 8 times vx. So क्यूब के लिए ly का होल क्यूब is 8 times lx का होल क्यूब, where l is length of मतलब साइड ऑफ क्यूब। ओके, सो ly is 2 times lx. तो ये आ गया रिलेशन हमारे पास, ly is 2 times lx and we know solidification time is given by k into v by a का whole square, where v by a is known as modulus. For cube v is l cube and a is 6 times l square. Surface area, a मतलब a surface area through which heat transfer is taking place, और v is volume of cube. Okay, so v by a will be equal to l cube by 6 l square, so it is equal to l by 6. ठीक है, तो let me erase it first. तो यहाँ से t किसके बराबर आ गया? t is proportional to l square for cube, because we will take a ratio. So मतलब ये डायमेंशनल कांस्टेंट मिल जाएगा प्रोपोर्शनलिटी, या तो ऐसी मतलब सिंपल ये वाला रिलेशन लेके चलते हैं कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। सो वी नीड टू कैलकुलेट टी वाई बाई टी एक्स. सो फॉर सेम मटेरियल के विल ऑल्सो बी सेम. सो वी बाई ए फॉर एक्स, नहीं, वी बाई ए फॉर वाई का होल स्क्वायर टू वी बाई ए फॉर एक्स का होल स्क्वायर. सो वी बाई ए इज एल बाई 6, एल एक्स एल वाई बाई 6 फॉर वाई and it's lx by 6 for x. So ty by tx is equal to ly by lx whole square. Okay, so ly by lx is equal to 2 का whole square. Then ty by tx, 2 का whole square is 4. So ty will be equal to 4 times tx and tx is 5. So 4 into 5, 5 4s are 20. 20 is the correct answer. Okay. So next question is, a sand casting mold assembly is shown in the given figure. The elements mark A and B are. तो ये सैंड कास्टिंग का दिया है, मतलब सैंड कास्टिंग के लिए जो जो भी इक्विपमेंट लगते हैं उनका दिया है डिटेल, और जो ये एलिमेंट A और B है वो क्या है वो बताना है हमें. तो A जो है वो स्क्रू है और B जो है वो राइजर है. एक एक देख लेते हैं. दिस इज नोन एज स्कोप, दिस इज ड्रैग, दिस इज स्क्रू, A is स्क्रू. दिस फ्रॉम ये स्क्रू के एंड से लेकर कास्टिंग के एंट्रेंस तक ये जो भी है उसको गेटिंग सिस्टम बोलते हैं. ओके, दिस इज अ कैविटी. कास्टिंग मतलब जो भी है कास्टिंग करने के लिए जो कैविटी है, दिस इज दैट कैविटी. एंड दिस इज राइजर विच इज यूज टू compensate फॉर द श्रिंकेज विच इज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन. ओके, सो द एलिमेंट A is screw and the element B is riser. So screw and riser is the correct answer. So question 3 is, the casting defect caused by poor molding strength. पुअर मोल्डिंग स्ट्रेंथ की वजह से कौन सा कास्टिंग डिफेक्ट होता है? तो ब्लो होल तो गैसेस की वजह से होता है, पिन होल पोरोसिटी भी गैसेस की वजह से होता है, एंड हार्ड स्पॉट इज ड्यू टू मेटलर्जिकल डिफेक्ट. सो स्वेल इज द ओनली डिफेक्ट विच इज कॉज ड्यू टू पुअर मोल्डिंग स्ट्रेंथ. तो क्या होता है, अगर मोल्डिंग स्ट्रेंथ बराबर नहीं है तो मेटलोस्टैटिक प्रेशर की वजह से, मतलब जो
मॉल्टन मेटल जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा मोल्ड पर, उसके वजह से मोल्ड क्या हो जाएगा, फूल जाएगा थोड़ा सा। तो जो फाइनल कास्टिंग होगी हमें कुछ मतलब अगर ऐसी मिलने वाली होगी परफेक्ट, तो वो स्वेलिंग के वजह से कुछ इस तरीके से मिलेगी। सो दिस डिफेक्ट इज नोन एज स्वेल। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज पुअर रैमिंग ड्यूरिंग द मोल्ड प्रिपरेशन प्रोसेस। पुअर रैमिंग की वजह से कौन सा डिफेक्ट होगा, ड्रॉप। मतलब रैमिंग अगर पुअर है तो जो मोल्ड सैंड मोल्ड है वो प्रॉपरली होल्ड नहीं कर पाएगा सैंड पार्टिकल्स को। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ सैंड के पार्टिकल्स ड्रॉप कर जाए मॉल्टन मेटल पर, तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट होगा दैट इज नोन एज ड्रॉप। ओके, सो ड्रॉप इज द करेक्ट आंसर फॉर इट। एयर इंक्लूजन मतलब गैसेस की वजह से होता है, और हॉट एयर इज मेटालर्जिकल डिफेक्ट। सो दिस टू आर नॉट करेक्ट, ओनली ड्रॉप इज द करेक्ट आंसर। Let's come to question number 5. So hot tear is due to residual stresses. Porosity is due to poor permeability. Sand inclusion is loosely rammed sand mold. ठीक है ना, ऊपर ही डिस्कस किया हमने ये। और श्रिंकेज कैविटी इज इनएडिक्वेट राइजरिंग। श्रिंकेज कैविटी मतलब अगर जो जहाँ पर मॉल्टन मेटल लग रहा है और वहाँ पर मॉल्टन मेटल नहीं है, मतलब श्रिंकेज की वजह से वो मेटल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और वहाँ पर कंपनसेट करने के लिए राइजर में मेटल अवेलेबल नहीं है, मतलब इनएडिक्वेट राइजरिंग के वजह से श्रिंकेज कैविटी वाला डिफेक्ट हो सकता है। ओके, तो DABC इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर इट। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6. सो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच आर एम्प्लॉयड इन शेल मोल्डिंग। सो शेल मोल्डिंग में बेसिकली हम करते क्या है, एक डंप बॉक्स होता है, उसके ऊपर एक हीटेड मेटेलिक पैटर्न रखते हैं और यहाँ पर सैंड रखते हैं, फाइन सैंड प्लस एक फाइन सैंड के साथ हम थर्मोसेटिंग रेजिन ऐड करते हैं, जिसका नाम मतलब जो रेजिन यूज करते हैं उसका नाम होता है व्हाट, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। ओके, तो ये जो हीटेड मेटेलिक प्लेट होती है, इसके मतलब पहले ये प्लेट को गर्म करके इसके ऊपर रखते हैं डंप बॉक्स के ऊपर। दिस इज नोन एज डंप बॉक्स। दिस इज हीटेड मेटेलिक प्लेट. So after keeping the heated metallic plate over the dump box which contain the sand mold plus phenol formaldehyde as a resin, so after keeping a heated metallic plate over it we invert it. इसको उल्टा कर देते हैं हम। तो ये क्या है, मतलब ये जो सैंड और जो रेजिन है वो आके इस प्लेट पर चिपक जाता है और शेल फॉर्म कर लेता है, और बाद में हम इसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं ताकि कुछ थिकनेस फॉर्म हो जाए शेल की। ओके, ये मेटेलिक पैटर्न के ऊपर कुछ ये रेजिन और सैंड की थिकनेस मतलब शेल टाइप का फॉर्म हो जाए। देन बाद में ठंडा होने के बाद ये मेटल प्लेट को निकाल देते हैं हम। सिमिलरली दूसरे साइड से भी हम ऐसी शेल बनाते हैं। एंड देन बाद में ये करने के बाद इसको बैकअप सैंड से कवर कर देते हैं, और बाद में जिस मेटल की हमें कास्टिंग करनी है वो इसमें पोर करते हैं हम। अगर हॉलो सेक्शन चाहिए तो हम कोर वगैरह भी लगा सकते हैं, कोर वगैरह भी यूज़ करते हैं। देन सॉलिडिफिकेशन होने के बाद हम इसको बाहर निकालते हैं और शेल को ब्रेक करके वापस हमें मतलब जो हमें फाइनल कास्टिंग चाहिए वो हमें मिल जाती है। तो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच आर एम्प्लॉयड इन शेल मोल्डिंग। तो शेल मोल्डिंग में रेजिन बाइंडर भी यूज़ होता है, देखा हमने, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड इट इज अ थर्मोसेटिंग रेजिन। मेटल पैटर्न भी यूज होता है और हीटिंग कॉइल भी यूज होती है। ठीक है, हीटिंग कॉइल के लिए मेटल को गर्म करने के लिए पहले। सो 1 2 3 ऑल द ऑप्शन मींस ऑल दीज एलिमेंट्स आर नीडेड। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इज प्रेफर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टरबाइन ब्लेड। तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग जो होता है वो किस लिए यूज करते हैं, टरबाइन ब्लेड की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। क्यों? बिकॉज टरबाइन ब्लेड मतलब को टरबाइन ब्लेड को हाई टेम्परेचर सस्टेन करना पड़ता है, मतलब आइदर गैसेस और स्टीम जो भी है, मतलब उस पर आके फोर्स एक्सर्ट करती है तो वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे होती है। तो मतलब टरबाइन ब्लेड क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो उसको ठंडा करने के लिए उसी के अंदर हमें कूलिंग चैनल जैसे कुछ अरेंजमेंट बनाने पड़ते हैं ताकि हम उसको साइड बाय साइड कूल कर सके, वरना वो फेल हो जाएगी क्रीप वगैरह के थ्रू या दूसरे फेल्यूर मैकेनिज्म के थ्रू वो फेल होने के उसके चांसेस हैं। तो वो अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टरबाइन ब्लेड में कूलिंग चैनल्स बनाने पड़ते हैं, कूलिंग चैनल्स।
तो वो किसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है? इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के थ्रू। टर्बाइन ब्लेड में ये कूलिंग चैनल वगैरह बनाना थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग यूज करते हैं। किसके लिए? टर्बाइन ब्लेड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रिड्यूस द सोल्डरिंग एंड थर्मल शॉक टेंडेंसी इन परमानेंट मोल्ड कास्टिंग एलिमेंट्स एडेड आर। सोल्डरिंग और थर्मल शॉक टेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट ऐड करते हैं? सोडियम सिलिकेट ऐड करते हैं, केओलाइट, टॉल्क, ये तीनों चीजें मतलब तीनों का मिक्सचर यूज करते हैं हम इन ऑर्डर टू रिड्यूस सोल्डरिंग एंड थर्मल शॉक टेंडेंसी इन परमानेंट मोल्ड कास्टिंग प्रोसेस में। ओके, सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर इट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कास्टिंग डिफेक्ट विद द प्रोबेबल कॉसेस। सो मिश्रण किसके वजह से होता है? मतलब वो पूरा जो मॉडर्न मेटल है वो पूरे कैविटी को कास्टिंग कैविटी को फिल नहीं कर पाता है, तो उसके वजह से क्या होता है? मिश्रण होता है। तो मिश्रण इज ड्यू टू इनसफिशिएंट फ्लूइडिटी ऑफ द मेटल। बिकॉज मतलब अगर फ्लूइडिटी ज्यादा होती तो वो पूरा फिल कर पाता है, पहले ही सॉलिडिफाई हुए बिना। वो फ्लूइडिटी कम है इसलिए वो पूरा फिल नहीं कर पाया कैविटी को, सो दैट इज मिश्रण। एंड श्रिंकेज इज वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। ओके, एंड ब्लो होल इज ड्यू टू लो परमेबिलिटी ऑफ सैंड मोल्ड। बिकॉज अगर परमेबिलिटी कम है तो गैसेस के इंटर करने के और इंट्रैप होके रहने के चांसेस ज्यादा रहेंगे कास्टिंग में, ठीक है, मोल्टन मेटल में। तो ब्लो होल इज ड्यू टू लोअर परमेबिलिटी। एंड कोल्ड शेड इज, हमने ये देखा है पिछले वीडियो में, इम्प्रॉपर फ्यूजन ऑफ टू स्ट्रीम ऑफ लिक्विड मेटल। ओके, सो इट्स ए DCBA is the correct answer. So B is the correct answer for it. Coming to the final question, so in case of plastic deformation based process where metal like steel is deformed at a room temperature, room temperature पे deformation को हम क्या बोलते हैं? cold working. So cold working means whatever the operation we are performing, performing below, we are performing it below the recrystallization temperature. Okay, so recrystallization temperature के below perform करने का क्या मतलब एडवांटेज मिलता है हमें कि जो उसकी स्ट्रेंथ होती है मटेरियल की वो बढ़ जाती है। क्यों? ड्यू टू स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन HARDENING, स्ट्रेन हार्डनिंग की वजह से स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो स्ट्रेंथ तो बढ़ जाती है बट डक्टिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो क्या बोला है उन्होंने? इन केस ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बेस्ड प्रोसेस वेयर मेटल लाइक स्टील इज डिफॉर्म्ड एट रूम टेम्परेचर, तो स्ट्रेंथ तो उसकी बढ़ती है, स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, बट डक्टिलिटी डिक्रीजेस। तो ये दोनों ऑप्शन होने चाहिए थे, बट पॉजिटिव मतलब क्या सोच के उन्होंने लिया पता नहीं मुझे। उन्होंने ये ऑप्शन दिया है तो स्ट्रेंथ तो बढ़ती है लेकिन डक्टिलिटी कम होती है। ठीक है, स्टील की अगर स्ट्रेंथ बढ़ रही है स्ट्रेन हार्डनिंग की वजह से तो उसकी डक्टिलिटी कम होगी। तो ये दोनों तो सही ऑप्शन होने चाहिए, बट स्ट्रेंथ इंक्रीजेस बोला है उन्होंने तो इसके साथ ही जाएंगे हम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।